नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दक्षिण भारत में वर्दा तूफान कम समय में ही भारी तबाही मचा गया। हालांकि मंगलवार को यह चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ गया, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस तूफान के चलते भारी जानमाल का नुकसान हुआ। 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हैं। पश्चिम की दिशा में धीरे धीरे तूफान रुख कर रहा है और मौसम विभाग इसकी समूची गतिविधियों पर लगातार पैनी निगाहें गड़ाए हुए है। गोवा के रास्ते वर्दा तूफान अरब सागर में उतर जाएगा। विशेष में आज हम वर्दा तूफान के बारे में बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि चक्रवात आखिर आता कैसे है, चक्रवात के नाम कैसे रखे जाते हैं और इससे जुड़ी तमाम बातें अगले आधे घंटे में होंगी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में वर्दा तूफान अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे पहले तूफान ने इन इलाकों में भारी कहर बरपाया। तमिलनाडु में इस तूफान के चलते 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि आंध्र प्रदेश में 2 मछुआरे लापता हैं। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही बिजली और दूरसंचार सेवा भी कई इलाकों में बुरी तरह से बाधित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में सोमवार को आए वर्दा तूफान का कहर अब थम गया है। हालात में सुधार होते ही चेन्नई एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया। साथ ही वहां बिजली की आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है। सड़कों से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और दोनों राज्यों में नुकसान की भरपाई की कोशिश में प्रशासन जुट गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमारी कल तमिलनाडु के सीएम से भी बात हुई थी और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के सीएम से भी बात हुई थी। तमिलनाडु के सीएम ने यह बताया कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और किसी असिस्टेंस की जरूरत होगी तो असिस्टेंस प्रोवाइड करने को हम तैयार हैं। चेन्नई तट पर सोमवार दोपहर 3 से 5 बजे के बीच तूफान के टकराते वक्त भारी बारिश के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार की हवाएं चली थी। लेकिन राहत की बात यह है कि सोमवार रात तक हवा की गति घटकर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। इससे राहत और बचाव के काम में भी तेजी आई है। तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों से 10,000 से ज्यादा लोगों को 296 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 19 टीमें और एसडीआरएफ की 4 टीमें प्रदेश के अलग अलग जगहों पर इस काम में जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में भी राहत बचाव का काम जोरों पर है। वहां पर तटीय इलाकों से 9,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ क्लोजली मॉनिटर कर रही सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ और आईएमडी और इनकॉइस और सीडब्ल्यूसी के साथ हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग चल रहा है ताकि मिनट टू मिनट खबर हमें मिलती रहे, ताकि हम एक इमीडिएट स्पेशलाइज्ड रिस्पांस सिस्टम के लिए तैयार रहें। इससे पहले सोमवार शाम को तूफान की वजह से पीड़ित इलाकों में जगह जगह पेड़ उखड़ गए, गाड़ियां तहस नहस हो गईं और बिजली के खंभे टूट गए। सिर्फ चेन्नई में ही सोमवार तड़के से लेकर शाम 6 बजे तक 16 सेंटीमीटर बारिश हुई। तमाम तरह की दिक्कतों के चलते चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों के स्कूलों में मंगलवार को भी छुट्टी घोषित की गई। तूफानी हवाओं के चलते चेन्नई में 4,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, जबकि कई इलाकों में बिजली पूरी तरह से ठप हो गई थी। सोमवार को एक दिन के लिए चेन्नई में उड़ान सेवा बंद कर दी गई। तूफान की चपेट में आकर 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकारों ने मरने वालों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया है। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले में एकजुटता दिखाते हुए नुकसान के प्रति संवेदना जाहिर की, लेकिन विपक्ष ने तैयारियों पर कई सवाल भी उठाए। It has devastated Chennai city and surrounding districts of Tamil Nadu and also several districts of Andhra Pradesh. And I urge upon the central government,
the National Disaster Management Authority to rush all possible help to Tamil Nadu and Andhra Pradesh, which stand affected and ruined. हम जब कोई इस तरह की आपदा आती है तो एक रिएक्टिव मैकेनिज्म में काम करते हैं। वो अपनी तौर पर फौरी तौर पर आपको ठीक लग सकता है, लेकिन जो एक एस्पेक्ट होता है कि कितना प्रिपेयर्डनेस आपके अंदर है, मैं समझता हूँ वहाँ हमें बहुत कमियाँ हैं और आवश्यकता इस बात की है कि हम समय रहते उन कमियों को दुरुस्त करें, ताकि अगली बार कोई इस तरह की आपदा आए तो हमारी प्रिपेयर्डनेस इतनी पुख्ता हो कि जान माल को कोई नुकसान न हो। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अगले 24 घंटे तक बारिश की आशंका जताई है। हालांकि इन दोनों राज्यों में हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तूफान का रुख अब कर्नाटक और केरल की तरफ होने से वहां की सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। बेंगलुरु में मंगलवार की सुबह वर्दा तूफान के चलते बारिश देखी गई, जबकि केरल के भी कई इलाकों में मंगलवार को बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दक्षिणी गोवा से गुजरता हुआ ये तूफान खत्म हो जाएगा। फिलहाल आपदा विभाग हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तूफान का नाम सुनते ही हलचल मच जाती है। तूफान की सूचना मिलते ही उससे निपटने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन बीते सालों में भारत में तूफानों का पता लगाने और उनसे निपटने की तैयारियों में काफ़ी तरक्की हुई है। आइए देखते हैं कि तूफान का पता लगाने से लेकर उससे निपटने की तैयारियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में चक्रवात या तूफान अक्सर सुनाई देने वाले नाम हैं। दरअसल भारत तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है। सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम की तरफ अरब और पूरब में बंगाल की खाड़ी। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ही ज्यादातर तूफानों के स्रोत हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से निकलने वाले तूफान दुनिया के दूसरे हिस्सों के बाकी तूफानों से काफी अलग हैं। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में तूफानों के दो मौसम हैं। पहला प्री मॉनसून मौसम यानी अप्रैल से मई, और दूसरा पोस्ट मॉनसून यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच का मौसम। दुनिया में हर साल आने वाले तूफानों में से महज 5 से 6% तूफान ही इन इलाकों से आते हैं। इसके बावजूद नुकसान के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप से उठे तूफानों को ज्यादा घातक माना जाता है। यही वजह है कि भारत में तूफान की छोटी से छोटी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जाता और तमाम सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का ध्यान दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी सागरों में होने वाली हर हलचल पर होता है। हम ये स्टॉर्म को मापने के लिए विंड स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। जब विंड स्पीड लगभग 60 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है, इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है। 90 किलोमीटर से ज़्यादा होने से इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा यदि विंड स्पीड होता है तो इसको हम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। और जब ये 160 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है, इसको हम फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। 220 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड होगा तो इसको हम सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। 1999 में बंगाल की खाड़ी में उठे शक्तिशाली तूफान ने ओडिशा में भयानक तबाही मचाई। उस दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उस वक्त भारतीय एजेंसियों के पास तूफानों की सटीक भविष्यवाणी और उससे निपटने के उपायों से जुड़े संसाधनों का खासा अभाव था। लेकिन बीते 1.5 दशक में इसमें काफी तरक्की हुई है। मौसम से जुड़ी तमाम हलचलों के पूर्वानुमान का बड़ा जिम्मा इस वक्त भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के पास है। IMD ने बीते सालों इस दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की। प्रतिकूल मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, मानसून, लू, भारी और कम बारिश के पूर्वानुमान लगातार सुधर रहे हैं। 2013 में आया फैलिन चक्रवात हो या 2014 का हुदहुद, IMD ने चक्रवातों के पूर्वानुमान की सही जानकारी जुटाकर जानमाल के नुकसान को काफी सीमित करने में कामयाबी हासिल की। तूफान जब आता है, इसलिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्ली वार्निंग देता है। अर्ली वार्निंग 4 से 5 दिन पहले दिया जाता है। अर्ली वार्निंग मिलने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। मीडिया अवेयरनेस बढ़ाता है, लोगों के पास संवाद पहुंचता है, सो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं। जनरल पब्लिक अपने लेवल पे उनका प्रिपरेशन भी करते हैं। ये इंटेंसिटी को लेकर प्रिपेयर्डनेस डिफरेंट तरीके का होता है। भारत ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की।
2013 में फैलिन तूफान के वक्त भारतीय उपग्रह ओशन सेट 2 की मदद से आईएमडी ने चक्रवात के पूरे रास्ते का अध्ययन कर करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि आज भी ज्यादातर मौसम पूर्वानुमानों के लिए हमें नासा के ISS रैपिड स्कैट पर ही निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब इसरो स्कैटसैट 1 के जरिए भारत को मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा हाल ही में राज्यसभा में दिए एक जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि 2017 से IMD पूर्वानुमान की ऐसी तकनीक विकसित करने जा रहा है जो सुपर कंप्यूटर पर आधारित मॉडलिंग प्रणाली पर आधारित होगी। जानकारों का मानना है कि इस तकनीक से चक्रवातों के पूर्वानुमान में और तेजी और सटीकता आएगी। पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करने के साथ ही भारत में चेतावनी जारी करने के तंत्र पर भी खासा काम हुआ। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने बड़ी भूमिका निभाई। 1999 में पारादीप तूफान के वक्त पूरे भारत में महज 20 लाख मोबाइल उपभोक्ता थे, जबकि 2016 में दूरसंचार सेवाएं देश की 82% आबादी की जद में है। इसके चलते सूचनाएं और चेतावनी देने में एजेंसियों को ज्यादा सहूलियत हो रही है और चक्रवातों से होने वाला नुकसान लगातार कम हो रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य की तमाम मौसम एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम भी कर रही हैं। NDRF, SDRF, सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं ने पूरे तालमेल से लाखों लोगों के राहत और बचाव काम में शानदार काम किया है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्धा तूफान ने जो तबाही मचाई उस पर चौतरफा बातचीत चल रही है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसे तूफानों का लंबा इतिहास रहा है। हर साल यहाँ तबाही के ऐसे मंजर देखे जाते हैं। चक्रवातों की चपेट में वो तमाम राज्य आते हैं जो समंदर के किनारे बसे हुए हैं। आइए देखते हैं भारत में चक्रवातों से हुई तबाहियों पर यह खास रिपोर्ट। जमाने से भारत के तटवर्ती इलाके चक्रवर्ती तूफानों से जूझते रहे हैं। कोई साल नहीं गुजरता जब समंदर से सटे राज्यों में तूफान की खबर हम तक ना पहुंचे। इन राज्यों में बवंडर की जरा सी सूचना लोगों में सिरहन पैदा कर देती है। दक्षिण के राज्य खासकर सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 1990 से लेकर 2014 तक 10 छोटे बड़े चक्रवाती तूफान आए। इसमें लैला, नीलम, हेलन, लेहर, हुदहुद प्रमुख हैं। 2010 में लैला तूफान से 65 लोगों की जान गई थी, जबकि 11 करोड़ 74 लाख डॉलर का नुकसान हुआ था। आंध्र प्रदेश में भी इस तूफान ने जमकर कहर बरपाया। 2012 में नीलम तूफान से 75 लोगों की मौत हुई और 5 करोड़ 67 लाख डॉलर की क्षति हुई। 2013 में हेलन तूफान से 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन नुकसान 80 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हुआ। आंध्र प्रदेश इस तूफान से काफी प्रभावित हुआ था। 2014 में हुदहुद ने 124 लोगों की जान ले ली और नुकसान का आंकड़ा 300 करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया। ये पड़ोसी राज्यों और देशों में भी भारी कहर बरपा गया था। इसी तरह अगर केरल की बात की जाए तो 2000 में आए BOB-06 तूफान ने 9 लोगों की जान ले ली। 8 लोग इस तूफान में लापता हो गए। भारत के अलावा श्रीलंका का बड़ा हिस्सा इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। 2016 में आए नाडा तूफान से केरल में भारी बारिश हुई थी, हालांकि इससे जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 1994 में आए ARB-06 तूफान ने महाराष्ट्र में भारी तबाही मचाई। इससे 1 करोड़ 25 लाख डॉलर का नुकसान हुआ। वर्षों बाद जब 2009 में फायन तूफान ने महाराष्ट्र में दस्तक दी तो एक बार फिर राज्य में कहर बरपा। इस तूफान ने कुल मिलाकर 20 लोगों की जान ली और नुकसान का आंकड़ा इसमें 30 करोड़ डॉलर को भी पार कर गया। इस नुकसान में भारत समेत पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल है। 1999 में पूर्वी तट पर BOB-06 तूफान ने मौत का तांडव किया। इस तूफान को पारादीप चक्रवात भी कहा जाता है। ओडिशा और म्यांमार में 160 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा ने जनजीवन को तबाह करके रख दिया। तूफान की चपेट में आकर 10,000 से भी ज्यादा जानें गईं, जबकि 450 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ।
उत्तरी हिंद महासागर का ये अब तक का सबसे विनाशकारी तूफान था। 2013 में ओडिशा को एक बार फिर भारी तबाही से गुजरना पड़ा। इस बार फेलिन ने ओडिशा में भारी नुकसान पहुंचाया। भारत समेत पड़ोसी मुल्क थाईलैंड और म्यांमार में भी फेलिन ने काफी नुकसान पहुंचाया। इस तूफान की चपेट में आकर 45 लोगों की मौत हुई, जबकि 69 करोड़ 60 लाख डॉलर का नुकसान हुआ। तमिलनाडु में 2005 से लेकर 2016 तक 9 छोटे बड़े तूफान आए। 2005 में आए फानूस तूफान ने 273 लोगों की जान ले ली, जिसमें ज्यादातर तमिलनाडु के ही थे। इस तूफान से 2 करोड़ 14 लाख डॉलर का नुकसान हुआ। 2008 में निशा तूफान से 200 लोगों की जानें गईं और 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। 2010 में जल तूफान ने 118 लोगों को अपना शिकार बनाया। 12 लोग इस तूफान में लापता हो गए। 173 करोड़ डॉलर की संपत्ति का इस तूफान में नुकसान हुआ। भारत समेत मलेशिया और पड़ोसी मुल्क में हुए नुकसान का आंकड़ा इसमें शामिल है। 2011 में थाने चक्रवाती तूफान 48 लोगों की मौत का कारण बना। 23 करोड़ 50 लाख डॉलर की क्षति का नुकसान इस तूफान में लगाया गया। तूफान से दक्षिण भारत और श्रीलंका प्रभावित हुए। 2012 में नीलम तूफान से 75 लोगों की मौत होने की खबर आई, जबकि 5 करोड़ 67 लाख डॉलर के नुकसान का आंकड़ा सामने आया। 2016 में आए नाडा तूफान से भी जान माल का खासा नुकसान देखने को मिला। सोमवार को आए वर्दा तूफान ने भी एक बार फिर तमिलनाडु में तबाही मचाई है। सटीक भविष्यवाणी और पूर्व तैयारियों के चलते इस बार जान माल का नुकसान कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर तटीय इलाकों की चिंताएं पहले की तरह बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पल भर में सब कुछ तबाह कर देने वाले चक्रवात बार बार लोगों को डराते रहते हैं, कभी पूरब तो कभी पश्चिम। कहीं भी ये खौफ का दूसरा नाम बनकर तबाही मचा जाते हैं। लेकिन कभी लोग जानते हैं कि चक्रवात दरअसल आता कैसे है। आइए इस पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हवा, पलक झपकते ही तबाही का भयानक मंजर और शहर दर शहर पसरती भयानक त्रासदी। तबाही का ये मंजर बताता है कि चक्रवात किस कदर भयानक हो सकता है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां चक्रवाती तूफान ने तबाही न मचाई हो। गोल गोल अंदर की तरफ घूमती हवा इतनी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती है कि अपनी चपेट में आने वाली हर चीज को पल भर में जमींदोज कर जाती है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में चक्रवात के मामले देखे जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये तूफानी बवंडर घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा बदल जाती है। यहाँ पर यह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। दोनों गोलार्धों के चक्रवातों में यही बुनियादी फर्क है। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन और टाइफून समेत कई नामों से जाना जाता है। केवल नमी ही जो है एक तूफान को पैदा नहीं कर सकती, एक उसमें चक्रीयता जो है वो आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं वोटिसिटी। वो एक सकारात्मक वोटिसिटी जो है ये वहाँ मौजूद होनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में हवा धीरे धीरे और कम दाब का क्षेत्र होना चाहिए, तभी ये चक्रीय परिसंचरण बनता है। और उसके चलते जो है जो ऊर्जा जो बादलों की है वो फिर अपने आप में एक ऊर्जा जनरेट करती है और धीरे धीरे चलते हुए एक ये चक्रीय रूप महाचक्रवात का स्वरूप धारण कर लेता है। असल में सूरज की तपिश से जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायुमंडल में वहां कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए जब काफी तेज गति से हवा आती है और गोल गोल घूमकर कई बार चक्रवात में तब्दील हो जाती है। चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायु दाब का क्षेत्र होता है और यही वजह है कि हवाओं की गति की दिशा अंदर की तरफ होती है। और उस कम वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वायुमंडल की हवा सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंदर आती है। ज्यादातर चक्रवात विषुवत रेखा के आसपास उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है, हालांकि कई दफा ये ठंडे क्षेत्रों में भी दस्तक देता है। पृथ्वी की गति है उससे भी इसका एक संबंध है
इसके चलते जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा उसके ऊपर चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि वहाँ कोरियोलिस फोर्स जो है उसका एक रूप होता है। लेकिन उसके ऊपर जैसे ही आप चाहे उत्तरी गोलार्ध में जाएं या दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो प्रिफर्ड बेल्ट्स हैं जहाँ की ये चक्रवात बनते हैं। आमतौर पर चक्रवात गर्म हवाओं का बवंडर होता है, लेकिन बर्फीले गोलार्धों में ठंडी हवाओं के चक्रवात भी देखे जाते हैं। हालांकि इन इलाकों में चक्रवात बेड़ले ही आते हैं। अलग अलग इलाकों के चक्रवातों को देखते हुए इसे कई हिस्सों में बांट दिया गया है। सैटेलाइटों के जरिए कई खौफनाक चक्रवातों की रूह कपाने वाली तस्वीरें हम तक पहुंची हैं। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी से बाहर की भी कई तस्वीरें अब सैटेलाइटों में कैद हो रही हैं। चंद्रमा के अलावा कई ग्रहों पर भी चक्रवात के मामले देखे गए हैं। नेपच्यून पर तो सदियों से चल रहे चक्रवाती तूफान ने करीब स्थायी रूप ले लिया है। आंख की आकार का दिखने के चलते खगोल शास्त्री इसे विजार्ड आई के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चक्रवाती तूफानों का नाम सुनकर अक्सर एक सवाल सबके मन में आता है कि इन तूफानों को अलग अलग नाम दरअसल कैसे दिए जाते हैं और इनके नामकरण की आखिर ज़रूरत क्या है। जाते जाते आपको इसी रहस्य से रूबरू कराते हैं कि इन तूफानों का नामकरण किस तरह से किया जाता है और उसके पीछे प्रक्रिया क्या है। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हर साल दुनिया भर में औसतन 80 बड़े समुद्री तूफान उठते हैं। ये तूफान अपने पीछे भारी तबाही के साथ साथ अपने नाम की दहशत भी छोड़ जाते हैं। सालों साल लोगों के दिलों में इन तूफानों का खौफ कायम रहता है और लोग इनका नाम भुलाए नहीं भूलते। दरअसल तूफानों में अंतर करने के लिए अलग अलग नाम देना जरूरी है। विश्व मौसम संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक और सामाजिक कमीशन यानी ESCAP मिलकर चक्रवाती तूफानों का नामकरण करते हैं। लेकिन ये नाम ऐसे ही नहीं रख दिए जाते, इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है। संगठन ने एक संरचित तरीके से इस प्रक्रिया को कहा और 6 वर्ष के लिए नाम एक बार एक साथ चयन कर लिए जाते हैं और उसके अनुरूप नाम दिए जाते हैं। और जहाँ तक हिंद महासागर में नामकरण की प्रक्रिया है तो जो देश हमारे यहाँ पर प्रभावित होते हैं वो सब मिल करके सम्मिलित रूप से अपने नाम देते हैं और हमारे देश में फिर वो प्रत्येक देश का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिया जाता है। समुद्री चक्रवाती तूफानों के नामकरण की परंपरा ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई। हालांकि शुरुआत में तूफानों के नाम मन मर्जी से रखे गए, लेकिन समय के साथ साथ इसके बाकायदा नियम तय किए गए। दरअसल मौसम वैज्ञानिक चाहते थे कि तूफान से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को जल्द से जल्द आगाह किया जाए। इसके लिए आम लोगों तक आसानी से संदेश पहुंचाने की चुनौती भी थी। उस वक्त माना गया कि संख्या या तकनीकी शब्दों के मुकाबले लोगों के लिए नाम याद रखना आसान होगा। वैज्ञानिकों को और आम पब्लिक को और आपदा प्रबंधन करने वालों को सबको जो पूर्व में जो चक्रवात हो चुके हैं उनका जब विश्लेषण करते हैं तब एक नाम के साथ में उनका याददाश्त रखना आसान हो जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रष्ट राजनेताओं के नाम पर रखे गए। 1953 से तूफानों को बाकायदा महिलाओं वाले नाम दिए जाने लगे, लेकिन महिला अधिकारवादियों की आपत्ति के बाद 1979 में तूफानों के नाम की सूची में पुरुषों के नाम भी शामिल किए गए। इसके लिए बाकायदा सभी देशों से नाम मंगाए गए। इसके बाद तूफान के नामों के 6 सेट तैयार किए गए। इन नामों को रोटेशन के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से भी जो तूफान भारी तबाही मचाते हैं उन नामों को लिस्ट से हटा दिया जाता है ताकि इनकी अलग पहचान बनी रहे। जब नाम नहीं देते थे तब हम उनको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के आधार पर और फिर जहाँ जाकर के वो कोस्ट पे हिट करते थे उसके आधार पे ये याददाश्त रखते थे। तो अब नाम देने से ये तय हो गया कि अगर मैथ्यू है तो कब बना, कहाँ गया, कहाँ उसने कितना डिस्ट्रक्शन किया वगैरह, ये सब आसान हो जाता है। अटलांटिक महासागर में उठने वाले तूफानों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के A से लेकर
W तक के नाम रखे जाते हैं। इस तरह के 21 नामों वाले 6 सालाना सेट बनाए गए हैं जो क्रम से इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी Q, U, X, Y और J वाले नाम नहीं लिए गए हैं। तूफान के आने के क्रम में उनका नाम रखा जाता है। साल के पहले तूफान का नाम अगर एयरलिन होगा तो आखिरी तूफान का नाम विल्मा हो सकता है। एक साल में अगर 21 से ज्यादा तूफान आ जाएं तो ग्रीक वर्णमाला के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ तक नाम देने की प्रक्रिया और समय का प्रश्न है, अटलांटिक में तो नाम देने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भी वहाँ नाम दिए जाते थे और वो पहले संतों के नाम से भी चक्रवातों के नाम रखे गए और बाद में 20वीं सदी के शुरुआत में नामकरण की प्रक्रिया में बदलाव आया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों के लिए नाम देने की जिम्मेदारी 8 उत्तरी समुद्री देशों की है। इनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। हर देश 8-8 नाम सुझाता है। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में से उपलब्ध पहला नाम रख लिया जाता है। इसमें से किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। ज़ैक़ब मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी।